हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर सीडीपी यानी कि बाल विकास का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर बाल विकास के अंदर जो हमारा एक टॉपिक है बाल अपराध, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे ही टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप में से कोई 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहता है, ठीक है, तो आप अभी परचेस उसको कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है और यदि आप कॉपी जो है अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी का सर्विस जो है वो भी अवेलेबल हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर आप सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और क्या क्या इसके अंदर पीडीएफ के अंदर रहेगा वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, इस सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बाल अपराध होते क्या हैं, क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं। बाल अपराध होते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। एक नॉर्मल हम लोग क्राइम की बात करें और पर्टिकुलर हम लोग ये जो चाइल्ड क्राइम होता है इसकी बात करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें कवर करनी है। और बाल अपराध का जो है शारीरिक स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर, जितने भी हमारे विकास होते हैं उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर हमें सारी परिभाषाएं भी पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली सीडीपी के अंदर आपसे परिभाषाएं पूछी जाती है तो परिभाषा डेफिनेटली हमें याद करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 डेफिनेशन को इस चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बाल अपराध का अर्थ क्या होता है। तो देखो, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। एक निश्चित आयु के बालक द्वारा समाज में निषिद्ध अथवा कानून विरोधी कार्य करना बाल अपराध कहलाता है। एक निश्चित आयु का बालक मतलब कि कोई भी आयु फिक्स कर दी गई होगी, ठीक है, उसको अभी अपन डिस्कस करेंगे। एक निश्चित आयु के बालक के द्वारा समाज में कुछ कार्य ऐसे जो निषिद्ध है, मतलब नहीं करना चाहिए, कानून विरोधी कार्य, कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य यदि वो बालक करता है उसे कंसीडर किया जाता है बाल अपराध के अंदर। बाल अपराध 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस अपराध, मतलब वही बालक जो है या फिर किशोर जो है वो किसी अपराध को कर रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि समाज के विरुद्ध है, तो वो हमारा बाल अपराध के अंदर काउंट होगा। ठीक है, अपन इस चीज़ को ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, किशोर द्वारा किया गया अपराध। भारत में 1960 और 1986 में बाल अधिनियम कानून पारित किए गए थे। 1960 में आया था, देन 1986 में आया था, और 2000 में वापस से जो 1986 में जो रूल आए थे, जो कानून आए थे, उसको संशोधित कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया गया, अब इसके अंदर ये माना गया कि जो है 16 वर्ष तक की आयु के जो लड़के हैं और 18 वर्ष तक की आयु की जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पर बालक माना जाएगा। यदि वो अपराध करते हैं, किसी भी प्रकार का क्राइम करते हैं, फिर क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको बाल अपराध की श्रेणी में डाला जाएगा और उसी तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा जैसे बाल अपराध के लिए कुछ कानून नियम बनाए गए हैं वैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें मेन चीज़, बाल अपराध को आप लोग समझते हैं, जैसे आपने ये टॉपिक देखा होगा, कुछ इमेजेस आपके मन में आ गई होगी कि हाँ, बच्चे कुछ क्राइम कर रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से जो नॉर्मल लोगों को जो मिलते हैं रूल्स रेगुलेशन उनके लिए होते हैं, वैसे ना होते हुए कुछ अलग होते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें आपके ध्यान में आई है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, 1960 और 1986 में बाल अधिनियम पारित किए थे और 2000 में इसका एक संशोधित रूप भी आया था। ठीक है, इसमें 8 से 16 वर्ष के लड़के और 8 से 18 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं उनको बाल अपराध जो है उस कैटेगरी के अंदर वाली एज के अंदर कंसीडर किया गया है। अब पर्टिकुलर भारत की बात कर लें तो भारत में जो है 7 से 16 वर्ष की आयु तक के लड़के तथा 7 से 18 वर्ष तक की आयु की जो लड़कियां हैं, यदि वे कानून विरोधी कार्य करते हैं तो उनको बाल अपराधी माना जाएगा। इसी प्रकार 21 वर्ष की आयु तक के जो किशोर होते हैं, अपराधी जो होते हैं, उन्हें किशोर अपराधी के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है हर एक देश में अपना थोड़ा सा अलग होता है, एज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और राज्य वाइज भी, मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग भी एज में और कुछ नियम कानून में अपने अपने डिफरेंस रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस राज्य में किस तरीके के नियम और कानून बनाए गए हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अब बात आती है कुछ परिभाषाओं की, तो थोड़ी बहुत परिभाषा हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले माउरर जो है, माउरर क्या बोलते हैं, बाल अपराधी वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, ये माउरर की डेफिनेशन है। अब सैथना जो है, उनकी डेफिनेशन क्या है, बाल अपराध के अंतर्गत उस तरुण व्यक्ति को गलत कार्य आते हैं जो संबंधित स्थान के कानून जो उस समय लागू होते के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंदर आते हैं।
मतलब उस राज्य ने या पर्टिकुलर उस देश ने जो नियम कानून बनाए गए हैं, यदि वो उस प्रकार के क्राइम करता है तो वो सारे किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, बाल अपराध के अंदर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, जस्ट आप एक आइडिया रख सकते हैं कि किसके द्वारा किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। मॉरर हो गए, सेथना हो गए। आगे पढ़ते हैं। देखो अगली डेफिनेशन है सिरिल बर्ट। अपन ने बहुत सारी बार सिरिल बर्ट और वर्णन जो इनके बहुत सारी डेफिनेशंस आती है, इसे 2 डेफिनेशन और हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जस्ट याद नहीं करना है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, बाल अपराध का जब भी कोई चैप्टर आएगा या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकोगे कि हाँ, ये हमारा जो बाल अपराध है उस चैप्टर से कनेक्टेड है। सिरिल बर्ट क्या है, किसी बालक को बाल अपराधी वास्तव में तभी मानना चाहिए जब उसकी सामाजिक विरोधी प्रवृत्तियां इतना गंभीर रूप धारण कर ले कि उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए या वह उस कार्रवाई के योग्य हो जाए। बाल अपराधी में कौन आएंगे, जब वो एक इतनी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए जिसको रोकना पड़े, तो वो सारी कैटेगरी जो होगी हमारी बाल अपराधी के अंदर काउंट की जाएगी। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कि बाल अपराध में क्या क्या अपराध काउंट किए जाते हैं और नॉर्मल अपराध जो होते हैं, नॉर्मल क्राइम्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई, सिरिल बर्ट के द्वारा। अगले की बात करते हैं, हैली जो है, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। एक बालक को सामाजिक व्यवहार के मान से विचलित हो रहा है, मतलब कोई भी एक बालक है यदि वो समाज के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है और विचलित हो रहा है, मतलब कुछ अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, तो वो भी यहाँ पर बाल अपराधी की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, 4 डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या होते हैं बाल अपराधी वो समझ लेते हैं। तो अमेरिका की जो राष्ट्रीय परिवीक्षा समिति है, यानी कि नेशनल प्रोहिबिशन एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसने बाल अपराधी को परिभाषित किया है। बाल अपराधी वह है जिसने किसी प्रांत अथवा इसके किसी क्षेत्र के कानून अथवा मान्यता का उल्लंघन किया, मतलब किसी भी रूल्स रेगुलेशंस को नहीं माना है, वो बाल अपराधी होगा। अगला है जो सुधार से परे हो, मतलब जिनका सुधार करना नॉर्मली पॉसिबल ना हो, सुधार से परे हो, उद्दंड और अपने माता पिता, संरक्षक अथवा कानून अधिकारियों के नियंत्रण से परे हो। क्योंकि नॉर्मली यदि कोई व्यक्ति या बालक जो है इस आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर होगा तो सबसे पहले फैमिली ही आगे आती है, परिवार ही आगे आता है। यदि परिवार ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है, संरक्षक मतलब जो भी गार्जियन होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और कानून अधिकारी मतलब कुछ पुलिस वगैरह जो है ये नियंत्रण में नहीं कर पा रहे, तो उससे फिर बाल अपराधी की श्रेणी में डाला जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं, लाइक 2 भाई बहन आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो क्या वो बाल अपराधी कहलाएंगे, क्या ऐसे ही क्वेश्चन इसके आपसे बनते हैं, तो वो बाल अपराधी में नहीं आते हैं। जिनको परिवार वाले, आसपास के गार्जियन वगैरह जो होते हैं, यदि वो हैंडल नहीं कर पाते तो फिर उनको बाल अपराधिक में डाला जाता है। हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें आपकी इसमें क्लियर हो जानी है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जिसे स्कूल से अनुपस्थित रहने की आदत पड़ गई हो। ठीक है, जो इस प्रकार व्यवहार करता हो जिसे वह जानबूझकर अपनी या अन्य व्यक्तियों की नैतिकता अथवा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। ठीक है, मतलब किसी दूसरे को हानि पहुंचाने का कार्य यदि बच्चा कर रहा है तो उसे बाल अपराधी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार सारी डेफिनेशंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बिना देखे, ताकि सारी चीज़ें याद हो जाए। सबसे पहले हम लोग एक माउरर करके पढ़ रहे थे। ठीक है, माउरर जो है उनकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। माउरर क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर व्यक्ति जो है जानबूझकर यदि कोई भी क्राइम के अंदर इंक्लूड हो रहा है, हमने कुछ ऐसा देखा था कि बाल अपराधी वो व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, जानबूझकर किसी इरादे से समाज के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ते हैं, समाज की रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग यहाँ पर कैटेगरी में डालते हैं बाल अपराध की। पहली डेफिनेशन थी। फिर हम लोग देख रहे थे सैथना जो है उनकी डेफिनेशन क्या है। सैथना ने कुछ इस तरीके से बताया था कि कोई भी तरुण व्यक्ति जो है, ठीक है, तरुण व्यक्ति यदि गलत कार्य को करता है, तरुण मतलब कि वही किशोर व्यक्ति है, बाल अपराध के अंतर्गत हम उस तरुण व्यक्ति को कंसीडर करते हैं जो संबंधित मतलब अपने एरिया जो है, पर्टिकुलर क्षेत्र जो है, पर्टिकुलर देश जो है, उसके नियम कानून जो उस समय एप्लीकेबल हो उनको नहीं मान रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा हमारा बाल अपराध की कैटेगरी में। ठीक है, 2 डेफिनेशन क्लियर है। तीसरी की बात करें, तीसरी हम लोग किसकी पढ़ रहे थे, तीसरी हम लोगों ने पढ़ी थी सिरिल की, है ना। सिरिल बर्ट की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। सिरिल बर्ट की डेफिनेशन में उन्होंने बोला था कि किसी भी बच्चे को बाल अपराधी तभी मानना चाहिए जब उसकी परिस्थितियाँ या उसका कार्य जो है या फिर उसका क्राइम जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो और उसके ऊपर जो है पर्टिकुलर कार्रवाई करने की आवश्यकता हो, तो उसी को हम लोग क्या मानेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पर बाल अपराध की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। अगली डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी हैली की, साथ के साथ याद करते हुए चलो, ताकि एक बाद में वो रिविज़न करना रहे एग्जाम टाइम में, बीच बीच में आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, हैली क्या बोले थे
कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने सामाजिक व्यवहार से विचलित हो रहा है, मतलब उसका एक सामाजिक दायित्व होता है, सोशलाइजेशन हम लोग पढ़ते ही हैं। यदि वो अपने सामाजिक दायित्व से विचलित हो रहा है तो आप समझ लो कि उसे किस कैटेगरी में डाला जाना चाहिए, वो बाल अपराधी की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि अमेरिका की जो राष्ट्रीय परिवीक्षा समिति है ना, एसोसिएशन प्रोहिबिशन एसोसिएशन जो है, वो क्या मानता है, बाल अपराधी कौन अपराधी होते हैं जो अपने प्रांत के नियम कानून की व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, माता पिता संरक्षक से वो हैंडल नहीं होते हैं और स्कूल में अनुपस्थित होते हैं और जानबूझकर अपने साथी और अन्य लोग जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने की, उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हो गई सारी डेफिनेशंस। अब बात करते हैं बाल अपराध जो होते हैं उसमें क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो, राज्य द्वारा निश्चित आयु से कम आयु का व्यक्ति जो है वो यदि क्राइम करता है, एक निश्चित आयु डिसाइड कर दी गई, जैसे 21 है, 18 है, उससे कम आयु का व्यक्ति यदि अपराध कर रहा है तो वो बाल अपराध में आ जाएगा। व्यवहार की गंभीरता उसके अंदर देखने को मिलेगी, उसका व्यवहार अलग होगा। कानून का यदि वो उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, अनैतिक और अशोभनीय व्यवहार कर रहा है, वही सारे व्यवहार की हम लोग बात कर रहे हैं। जानबूझकर अनैतिक और बुरे व्यक्तियों से संपर्क में वो रहता है, रात्रि को बिना उद्देश्य घूमना, ये चीज़ें आएगी। स्कूल से भागने की आदत होना, ठीक है, उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर गंदी, असभ्य व निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीना और विकास के अनुकूल स्तर न होना इस कैटेगरी में आता है, बाल अपराध की कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किया जाता है। ठीक है, ये बाल अपराध की कैटेगरी यहाँ पर रहती है। चलो, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि बाल अपराध क्या होते हैं और साधारण अपराध मतलब नॉर्मल क्राइम क्या होता है और बच्चों वाले क्राइम क्या होते हैं। तो देखो, आयु के हिसाब से बात करें तो हर एक राज्य अपनी आयु को डिसाइड करता है, हर एक राज्य की अपनी पर्टिकुलर कुछ लिमिट्स होती है कि हम लोग 8 से 18 जो है या फिर 8 से 21 जो है, किसको हम लोग बाल अपराध की कैटेगरी में डालेंगे। बाल अपराध हमेशा अल्पवयस्क बालक या किशोरों के द्वारा किया जाता है, जुवेनाइल के द्वारा किया जाता है। किसी आयु तक के अपराधी को बाल अपराधी माना जाना चाहिए, ये अपना राज्य डिसाइड करेगा। ठीक है, साधारण अपराध की बात करें, साधारण अपराध किसी भी आयु के व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, मतलब कोई भी आयु का व्यक्ति वो कर सकता है। सामान्यतः साधारण अपराधी कानून तोड़ने वाले तथा प्रौढ़ मतलब बड़े व्यक्ति होंगे, छोटे व्यक्ति तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे हैं तो उन्हें बाल अपराध की कैटेगरी में डाला जाएगा। उद्देश्य क्या होते हैं, बाल अपराधी किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर अपराध नहीं करता है, ये लाभ हानि नहीं सोचते, बस वही एक संगत बिगड़ जाती है, उसका प्रभाव उन बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम लोग साधारण अपराध की बात करें, साधारण अपराधी व्यक्ति के अपराध के पीछे एक सुनिश्चित उद्देश्य होता है या फिर कुछ कार्य योजनाएं होती, कुछ प्लानिंग वगैरह होती है, ये अपराध लाभ हानि का हिसाब लेकर करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, इसको एक्सप्लेनेशन की तो कोई नीड नहीं है। ठीक है, कि कौन वो अपराधी होते हैं, उनके पीछे लाइक चोरी करना उसके पीछे का पर्पस होगा, किसी की हत्या कर देना उसके पीछे भी उनका कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है, कुछ पर्सनल लड़ाइयाँ वगैरह होती है, तो वो सारी चीज़ें। अभिप्राय, रीज़न क्या हो सकते हैं, प्राय बालक द्वारा अनजाने में किए गए सामान्य अपराधों को बाल अपराध कहा जाता है। इसमें झूठ बोलना, जेब काटना, मारपीट करना, अश्लील हरकतें करना, ठीक है, और छानबीन और धरपकड़ इसमें बच्चों को बहुत आसान होती है, वो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। वयस्कों द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य जो है साधारण अपराध श्रेणी में आते हैं, वयस्क अपराधियों को पकड़ना सरल कार्य नहीं है। ठीक है, कार्य पद्धति की बात करें तो बाल अपराध के लिए किसी गिरोह या संगठन की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये बाल अपराध करते हैं तो इनका कोई गैंग वगैरह ग्रुप वगैरह नहीं होता है। लेकिन वयस्क जो बात करें, प्रौढ़ की जो बात करें, तो ये डेफिनेटली गैंग में रहकर कार्य करते हैं। ठीक है, और ये पहले से पूर्व निर्धारित सीमाएं इनकी रहती है। प्रभाव क्षेत्र की बात करें, बाल अपराधियों के प्रभाव क्षेत्र सीमित होते हैं। ये सामान्यतः पारिवारिक विघटन के प्रतीत होते हैं, मतलब परिवार में कुछ समस्याएं होना या फिर कुछ दूसरी समस्याएं होना, वो सारी समस्या हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि आखिर ये अपराध होते हैं, बच्चे इसी आपराधिक प्रवृत्ति में लीन कैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो रीज़न हो सकते हैं। वयस्क अपराधियों का प्रभाव क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है, बड़े लेवल पर वो ये काम करते हैं। लाइक इसमें आप आतंकवादी टेररिस्ट वगैरह जो होते हैं उन सारी लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। ये सामाजिक विघटन के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर अगर बाल अपराधी होते हैं तो किन किन कारणों से वो बाल आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर आते हैं। देखो, सबसे पहले कारण की बात करते हैं कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला कारण है पारिवारिक कारण, और सबसे मुख्य कारण आपसे ये भी पूछा जाएगा बाल आपराधिक होने का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो सबसे मुख्य कारण पारिवारिक कारण है। इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। परिवार में जो है बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हो सकती है, या फिर परिवार में जो है बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं की गई है, या फिर परिवार में कुछ लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से बच्चों का जो है यदि ध्यान भटकता है या बच्चों को अच्छी से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है,
ठीक है, यहाँ पर पूरी परिभाषा भी लिखी हुई है कि यदि बाल अपराध के पारिवारिक संबंधी कारणों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है, बच्चा वहीं से सीखता है और वहीं से बिगड़ता है। जब परिवार अपने बच्चों को सामाजिक मानसिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल हो जाता है, ना उन्हें बहुत अच्छे से सुरक्षा मिल पा रही है, ठीक है, मानसिक सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चा स्वयं को उपेक्षित महसूस करता है, परिवार से ही वो अलग समझता है। तो जब परिवार उससे अलग हो जाता है या वो ऐसा समझता है कि परिवार उससे बिल्कुल अलग है, तो फिर वो बाल आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हो जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, परिवार का आर्थिक स्तर किस तरीके से बच्चे को आपराधिक प्रवृत्ति बना देता है। परिवार की आर्थिक स्तर नीचा होने तथा अत्यधिक निर्धनता के फलस्वरूप बालक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गैर सामाजिक या गैर कानूनी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। यद्यपि परिवार की निर्धनता बाल अपराध का अनिवार्य कारण नहीं है, बट फिर भी उसको प्रोत्साहन देने में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, आर्थिक स्तर डिपेंड करता है कि परिवार किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को समझता है। यदि परिवार इस चीज़ को बार बार बच्चों को बताता है कि हम लोग बहुत पुअर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो फिर बच्चा जो है कुछ दूसरी एक्टिविटी करके खुद को धनी बनाने की कोशिश करेगा। वो डिपेंड करेगा कि परिवार उसको किस तरीके की शिक्षा देता है। अगली हम लोग बात करते हैं दोषपूर्ण अनुशासन। यदि परिवार का बच्चे पर नियंत्रण ठीक नहीं है, तो वो आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। जैसे कि परिवार में कोई भी गलती करने पर बहुत बड़ी सज़ा दी जाती है, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि उसे स्नेह अच्छे से प्यार से नहीं समझाया गया, तो वो दोषपूर्ण अनुशासन होना भी बच्चों को एक आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर करता है। अगला पॉइंट है घर का दूषित वातावरण। घर का दूषित वातावरण बच्चे के अपराध प्रवृत्तियों में डेफिनेटली बहुत बड़ा योगदान देता है। अपराध प्रवृत्ति का पिता, व्याभिचारी माँ या फिर कोई भी अनैतिक कार्य यदि घर में हो रहे हैं, बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा। तो घर का माहौल यदि ठीक नहीं है, तो बच्चा बालक अपराधी जो है उस तरफ अग्रसर हो सकता है। सौतेले माता पिता के बीच जो लड़ाइयाँ चलती है, उसमें बच्चों की उपेक्षा यहाँ पर की जाती है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। तो इससे की वजह से भी क्या होता है, बच्चे जो है दूसरी गलत रास्ते जो है उनको चुनना पसंद करते हैं। देन परिवार का वृहत आकार। यदि परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा है, या फिर ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जहाँ पर बच्चे को अच्छे से केयर नहीं मिल पा रही है, एक प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, एक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न यहाँ पर हो सकता है। संभावना बोल सकते हैं या फिर पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि बड़े परिवार में बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिलता है और बच्चा जो है बहुत नई नई चीज़ों को लर्न करता है। ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं तो सीखने को भी ज़्यादा मिलता है। इसका जस्ट अपोजिट भी है कि ज़्यादा लोग रहते हैं तो बच्चों के ऊपर कम ध्यान जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि परिवार किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करता है। अशांत परिवार। यदि परिवार में एकता की भावना नहीं है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो बच्चा बाल आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर हो सकता है। अब बाल अपराध के हमने पारिवारिक कारण देख लिए, जो कि मुख्य कारण में आते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्राइम की तरफ अग्रसर होते हैं। अब कुछ व्यक्तिगत कारण यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें शारीरिक असामान्यता है, बच्चा जो है अस्वस्थ है, तो वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर हो सकता है बाल आपराधिक होने का। खुद को दुर्बल महसूस करता है बच्चा, तो फिर वो दूसरी तरफ अग्रसर हो जाता है। कुछ और शारीरिक दोष होना, जैसे कि कोई भी दोष उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है, मे बी वो अपंग हो, विकलांग हो, तो ये प्रवृत्तियाँ उसे दूसरे बच्चों से भिन्न बनाती है, तो ये भी एक रीज़न यहाँ पर हो सकता है। बच्चा जो है लंबी बीमारी से ग्रसित हो, ठीक है, वो सामान्य नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, नॉर्मल उसका व्यवहार नहीं है, तो ये भी एक कारण यहाँ पर हो सकता है। अपूर्ण इच्छा है, जब बच्चों ने कोई डिमांड करी है या उसकी कोई बेसिक नीड्स है जो कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो वो भी उसे दूसरी तरफ अग्रसर करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगला है बाल अपराध के हमने सारे शारीरिक कारण देख लिए, पारिवारिक कारण देख लिए। अब मनोवैज्ञानिक कारण में क्या क्या हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक मतलब मानसिक दुर्बल वो हो सकता है, ठीक है, उसके सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं होती जितना होना चाहिए, या फिर वो किसी दूसरे रीज़न के कारण जो है अपना मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर कोई पारिवारिक कारण में जो है उसकी मानसिक स्थिति जो उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, तो वो एक रीज़न यहाँ पर हो सकता है। संवेगात्मक अस्थिरता, अपने संवेगों पर बच्चे का नियंत्रण नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और अगला है मंद बुद्धि वाले बच्चे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं हीन होना, मूढ़ होना, ठीक है, हम लोग आईक्यू निकालते हैं तब उसमें हम लोग एक कैटेगरी डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर मंद बुद्धि वाले बच्चे जो है खुद को नॉर्मल बच्चों से अलग समझते हैं और वो फिर आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अति वृद्ध बालक, हम देख रहे थे कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, गिफ्टेड बच्चों को बड़े लोगों की संगति ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि दूसरे बच्चे जो है या नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं वो उन बच्चों के साथ
साथ रहना पसंद नहीं करते, जिनका आईक्यू बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो भी बाल आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और हमने इनके फिजिकल रीजंस भी देख लिए थे कि गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होती है, जैसे कि उनको हल्का हल्का फीवर बना हुआ रहता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण वो खुद को नॉर्मल बच्चों से अलग समझते हैं। ठीक है, उनका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसी सिचुएशन में बच्चे जो है आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अब बाल अपराध के सामुदायिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, सामुदायिक कारण में क्या क्या हो सकते हैं? बच्चा जो है अच्छी संगति में नहीं रहता है। ठीक है, बुरा पड़ोस हो सकता है, स्वास्थ्य मनोरंजन की कमी, मतलब एंटरटेनमेंट उनका अच्छा नहीं है, या फिर वो ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पर उसे सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या बात यहाँ पर की जा रही है। जहाँ पर कुसंगति का शिकार यदि बच्चे हो रहे हैं तो ये भी एक सामुदायिक रीजन के अंदर हो सकता है। स्कूल का दूषित वातावरण, स्कूल का माहौल, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वो चीज़ें भी यहाँ पर बच्चों को आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ा सकती है। गंदा और आपत्तिजनक साहित्य, मतलब कि यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो चलती है इंटरनेट मीडिया पर, ये सारे रीज़न भी बच्चों को बाल आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर करते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये बहुत सारे वीडियो गेम्स वगैरह ऐसे ही होते हैं जिसमें मारना और यही सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। ठीक है, अगला है युद्ध। युद्ध के समय सामाजिक विघटन की परिस्थितियां पैदा हो जाती है, जिसके कारण बाल अपराधों की संख्या भी बढ़ जाती है। जैसे कोई भी युद्ध वगैरह हो रहा है तो उसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर देश के बच्चे सब लोग उसी तरफ अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वही चीज़ें देखी है। तो यहीं से बाल आपराधिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है। जैसे कश्मीर आपने देखा ही है, पाकिस्तान की साइड से इधर उधर से सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ज़्यादा छोटे बच्चों के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि वो क्या करे, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही पूरी जनरेशन को ऐसा बना दे कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी जो है इसी तरफ अग्रसर हो जाए। तो युद्ध भी एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर हो सकता है। चलिए, अब थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी हम लोगों ने आज पढ़ ली है। इसके आगे कुछ थ्योरी और बची है जिसके अंदर हम लोगों को ये सीखना है कि कौन कौन से नियम कानून किन किन बच्चों के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो वो थोड़ा सा हमारा बोल सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस वगैरह आ जाएंगे, वो कल के सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनते हैं। तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाल अपराध के प्रमुख कारण, तो प्रमुख कारण में एक तो परिवार आता है और एक समुदाय आता है। इन्हीं की वजह से ज़्यादा बच्चे जो है बाल आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। बाल आपराधिक की दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, तो राज्य द्वारा निश्चित आयु से कम आयु का व्यक्ति है वो बाल आपराधिक यहाँ पर होगा यदि वो अपराध करता है तो, और यदि वो अनैतिक और अशोभनीय व्यवहार करता है तो उसे भी बाल आपराधिक कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो भारत में किस आयु सीमा को बाल अपराधियों की श्रेणी में रखा जाता है, तो 7 वर्ष से अधिक लेकिन 16 वर्ष से कम लड़के। ठीक है, और 7 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं उनको किसके अंदर रखा जाएगा, बाल आपराधिक श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, और 16 से 21 के बीच में जो होते हैं उन्हें तरुण की श्रेणी में रखा जाता है, फिर किशोर जो आपराधिक होते हैं उनकी श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाल न्यायालय जो है इनकी कार्रवाई को कैसे गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि बाल न्यायालय के द्वारा जो भी रिजल्ट वगैरह जो भी आते हैं, ठीक है, उनको अखबार में नहीं छापा जा सकता है। साथ ही साथ गोपनीयता बढ़ती जाती है, क्योंकि देखो बाल अपराधिक है तो उसको पब्लिकली आउट नहीं किया जाता है, क्योंकि पब्लिकली आउट होने पर सारा समाज उस बच्चे के बारे में जानता है तो वो वैसे ही ठीक होने की कोशिश करे, और यदि समाज उसे वापस से उसी तरफ ढकेलेगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अखबार वगैरह में नहीं डाली जाती, या फिर मीडिया वगैरह में इस इन्फॉर्मेशन को नहीं डाला जाता है। अगला है 16 वर्ष से अधिक परंतु 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो होते हैं किशोर अपराधी कहलाते हैं। ठीक है, और किशोर अपराधी की आयु भी यही होती है 16 वर्ष से अधिक किंतु 21 वर्ष से कम। ठीक है, वो किशोर अपराधी जुवेनाइल क्राइम जो होता है उसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जैसे ही किसी बच्चे ने अपराध किया तो सर्वप्रथम पुलिस उसे रिमांड होम में रखती है। ठीक है, हम लोग देखते ही हैं मूवीज वगैरह में बताती हैं बच्चों को रिमांड होम में रखा जाता है, वो जेल नहीं होती है, जस्ट एक रिमांड होम होता है। एक है बोस्टेड स्कूल में किस आयु सीमा के किशोर अपराधी को रखा जाता है, तो वो ये 16 वर्ष से 21 वर्ष के जो बीच के जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा बोस्टेड स्कूल के अंदर। ठीक है, अगला आता है रिफॉर्मेटरी स्कूल में किन बच्चों को रखा जाता है, तो इसमें 16 वर्ष के कम आयु के ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिन्होंने बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है या फिर जस्ट छोटा मोटा क्राइम किया है, तो उन्हें रिफॉर्मेटरी स्कूल जो होता है 1897 जो है इसके अंदर कानून पारित हुआ था, उसके हिसाब से इन बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है,
तो कुछ न्यू नेम यहाँ पर है, जैसे रिफॉर्मेटरी स्कूल हो गया, एक रिमांड होम हो गया, ये सारी चीज़ें। अगला है पोषण गृह तथा सहायक गृह में किन बच्चों को रखा जाएगा। इन घर में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है, जिनके माता पिता में विवाह विच्छेद हो गया हो या फिर जिनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे बच्चों को पोषण गृह या फिर सहायक गृह जिन्हें हम लोग बोलते हैं वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि नगरों की अपेक्षा बाल अपराध की भीषण समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों कम है। देखो, इसका एक नॉर्मल सा रीज़न भी आप समझ सकते हो कि नगरों की अपेक्षा ग्रामीण में कम क्यों होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं गांव में एक दूसरे से लगाव ज़्यादा रहता है या एक दूसरे से कनेक्टेड ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। और नगरों में औद्योगिकरण भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर बच्चों को क्या है, छोटे समय में ही बच्चे स्कूल छोड़कर छोटा मोटा काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वही सारे कि बालक जो है इंडस्ट्री में वगैरह में काम कर रहा है, तो उतनी परवरिश उस बच्चे की इतनी अच्छी नहीं होती है, एजुकेशन भी नहीं मिलती है, तो वो बड़ा होते होते बाल आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर होता जाता है। ठीक है। अगला है बाल अपराध को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक क्लिनिक खोलने का सुझाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिरिल बर्ट के द्वारा दिया गया था, जिनकी डेफिनेशन हम लोगों ने अभी पढ़ी। सिरिल बर्ट ने ही उन बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक स्कूल जो है वो खोलने का सुझाव यहाँ पर दिया था। ठीक है। अगला है उत्तम संरक्षण संस्था में किन बच्चों को रखा जाता है। जब बच्चा किसी सुधार संस्था में 6 मास तक रह चुका है और इस अवधि में उसका व्यवहार अच्छा हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को जेल निरीक्षक उत्तम संरक्षण संस्थान में रखता है, मतलब उससे अच्छी पोजीशन में वहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है। बाल अपराधी को दंड देने की बजाय सुधार गृह जो होता है उसमें क्यों भेजा जाता है, क्योंकि बच्चे जो है अपरिपक्व है, मतलब उनका जो मेंटल स्टेज है वो इतना अच्छा नहीं है कि हम उन्हें दंड देंगे, हम उन्हें पनिश करेंगे और वो सुधर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उन्हें दंड देने की बजाय सुधार गृह में रखा जाता है। रिफॉर्मेटरी स्कूल अधिनियम कब पारित किया गया था, तो रिफॉर्मेटरी स्कूल अधिनियम जो है 1897 यानी कि 1897 में पारित किया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम लोग अगले सेशन में जब थोड़ा और थ्योरी पढ़ेंगे तब कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, आप इसको बता दीजिएगा कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे बाल अपराधी माना जाएगा। घर में भाई बहन को मारना, माता पिता की आज्ञा न मानना, हॉस्टल में साथियों का सामान चुराना और अपराधियों की संगत में न रहना। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और आज शाम को 6 बजे यानी 2 अक्टूबर को 6 PM आपकी स्पेशल क्लास है EVS पेडागोजी की। कैसे पेडागोजी को हैंडल किया जाता है, सारी चीज़ें हम लोग शाम को 6 बजे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप लाइव आ जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।